बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था ना, उसका टका के जवाब दिया है ईरान ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि ईरान ने माफी मांग ली, ईरान ने यह कह दिया कि जनाब हम दोबारा हमले नहीं करेंगे, और इस बात का वादा भी कर लिया, ईरान ने माफी भी मांग ली। ये सारे स्टेटमेंट दिए थे। अब इस पे ईरानी वजीर खारजा अरागची का बयान आया। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना वो तो बहुत मारा हमने, और हम और बहुत ज्यादा मारेंगे, हम बड़े अटैक करेंगे। उसके बाद वो उनकी जो तेल की तनसीबात हैं, जो तेल था, ज़खायर थे, वो सारे उनको आग लगा दी। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट था या स्टेटमेंट था, उसका जवाब आया। ईरानी वजीर खारजा अरागची ने कहा कि हमारे खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए हमारे सदर ने जिस खलूस और खुलेपन का इजहार किया, वो इस शर्त के साथ मशरूत था कि हमारे पड़ोसियों की फिजाई हदूद, सरजमीन और पानी को ईरानी अवाम पर हमले के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ताहम सदर ट्रंप ने हमारी सलाहियतों, अज़म और इरादे का गलत अंदाजा लगाया, जिसकी वजह से यह कोशिश फौरन ही नाकाम हो गई। यानी यहां पे खित्ते में अमन होने लगता है, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट फिर आग लगा देता है। अगर मिस्टर ट्रंप तनाव में मजीद इजाफा करना चाहते हैं तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज तवील अरसे से हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है और इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान की जानिब से अपने दिफा के हक में की जाने वाली किसी भी जवाबी कार्रवाई की तमाम तर जिम्मेदारी अमरीकी इंतजामिया पर आयद होगी। ट्रंप की एक हफ्ते की गलत फहमी और गलत मुहिम जोई की वजह से जहां नौजवान फौजियों की जानों का ज़िया हुआ है, वहीं अमरीकी फौज को पहले से ही $100 अरब का माली नुकसान भी हो चुका है। मार्केटें दोबारा खुलेंगी तो ये अखराजात मजीद बढ़ जाएंगे और इसका बराह रास्त बोझ पंपिंग स्टेशनों के जरिए आम अमरीकी शहरियों पर मुंतकिल हो जाएगा। अच्छा, वो अब एक और खबर भी आई हुई है, वो उसका हवाला भी उन्होंने दिया ईरानी वजीर खारजा ने, और खबर आई है अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से। अमेरिका में ना 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो काम करती हैं अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के जेर असर। खबर यह है कि ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं है। ये 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट आई है और यह खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है वाशिंगटन पोस्ट में, और वहां पर यह रिपोर्ट छप गई है। और भी कोई रिपोर्टें छपी हैं। 13 मिनट की एक वीडियो है। वो वीडियो उसके बारे में क्या है मैं आपको भी बताता हूं थोड़ी देर में। आप हैरान हो जाएंगे कि किस किस्म के हकायक अब सामने आना शुरू हो गए हैं और अमेरिका में से सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ये रिपोर्ट एजेंसियों की कह रही है कि ईरान के खिलाफ जंग हर सूरत में नाकाम हो जाएगी। मिस्टर ट्रंप के एलची को भी खबरदार किया था कि जंग शुरू करने से पहले उनकी सौदेबाजी की पोजीशन बेहतर नहीं होगी। सवाल यह है कि क्या ये बातें सदर तक पहुंचाई गई थी। उन्होंने कहा जी कि सदर ने मशरिक वस्ता में एक दलदल में खुद को और अपनी फौज को फंसा दिया है, और नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का कंधा इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को जंग के अंदर धकेल दिया है। ये इस किस्म का इनका स्टेटमेंट है। इन्होंने जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। अब आ जाए नाजरीन उस 13 मिनट की वीडियो की तरफ। ये अमरीकी वजारत खारजा के दफ्तर के साबिक सरबराह है और इनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया है, और जो तफसीलात इन्होंने बताई हैं वो बहुत हैरान कुन है। वो ये कहते हैं कि मैंने सुबह 13 मिनट की एक वीडियो देखी, CNN से नहीं बल्कि इसराइल के अंदर से एक हकीकी वीडियो मैंने देखी जो मीडिया पे भी नहीं आई। यह बिल्कुल वाज़ेह था कि इसराइल शदीद हमलों की जद में है। मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू 90% वक्त जहाज के अंदर ही गुजारता है और मुसलसल प्रवास करता रहता है। वो मैदान जंग से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि सबसे बड़ा हदफ वो खुद है। साथ ही उन्होंने बताया कि तिल अवीव इंतहाई शदीद और मुसलसल हमलों की जद में है। ये कोई लहर या वक्फे से होने वाला हमला नहीं है, मगर लगातार मुसलसल तौर पे बेरहमाना हमले हो रहे हैं इसराइल के ऊपर। मजीद यह कि इस 13 मिनट की वीडियो के आखिरी हिस्से में यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है, इसराइली फिजाई दिफाई मिसाइलों की फायरिंग कम होती गई है और आखिर में आखिरी 60 सेकंड में कोई इसराइली दिफाई मिसाइल फायर नहीं हुआ। ईरानी मिसाइल सीधे दाखिल होकर अपने अहदाफ को निशाना बना रहे थे, जो वीडियो के अंदर उसने देखा। देखिए, यह बात एक हकीकत है। पहले आप नेतन्याहू का दावा सुन लें, फिर यह हकीकत मैं आपके सामने रखता हूं। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के सरकारी मराकज, जौहरी तनसीबात, कमांड सेंटर्स और फौजी अड्डों को तबाह कर दिया। इसके अलावा असला फैक्ट्रियां, मिसाइल डिपो और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बना दिया। यह नेतन्याहू ने कहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बहुत सारी जगहों पे डिकॉयर्स लगाए हुए हैं ईरानियों ने। ये लोग हैरान हो रहे थे, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये हवा भर के खड़ा कर देते हैं हेलीकॉप्टर को, जहाज को, टैंक को, और मुख्तलिफ जगहों पे फैला देते हैं।
तो दुश्मन ये समझता है कि जनाब ये तो नीचे वो इनका असलहा है, इनके जहाज हैं, इनके टैंक्स हैं, इनके हेलीकॉप्टर हैं, इनको तबाह करो। वो ऊपर से महंगे महंगे मिसाइल मारते रहते हैं और फर्क ही कोई नहीं पड़ता। वो $1000 का भी नहीं होता, $1000 का भी नहीं होता। ये चाइना बेशुमार बनाता। चाइना की एक छोटी सी फैक्ट्री रोजाना 1000 बना सकती है। बस इसके अंदर आपने हवा भरनी है एक मशीन के जरिए से, और 2 मिनट के अंदर आपका बेहतरीन तैयारा जमीन पे खड़ा होता है। और किसी भी सैटेलाइट में, किसी भी जहाज पर से देखने में, किसी भी सिस्टम से आप देखें तो आपको ऐसा ही लगता है कि जैसे वो नीचे जहाज है या हेलीकॉप्टर है या टैंक्स खड़े हैं या दिफाई निज़ाम है या जो भी है। वो ईरान ने डिकॉयज लगाए, उनके ऊपर बार बार अमेरिका अटैक करता है। कई जगहों पे तो ज़मीन पे पेंट कर दिया उन्होंने। अमेरिका वहाँ पे अटैक करता है, पता चलता है कि वो तो जाली था, और बहुत महंगे मिसाइल वहाँ पे बरसा के वो निकल जाते हैं। नाज़रीन, ईरानी सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह अली लारंजानी ने एक दावा किया है कि उनके पास ये रिपोर्ट्स हैं कि अमरीकी फौजी कैद किए गए, यानी उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ उन्होंने खुद दावा किया, कुछ उन्होंने कहा जी मेरे पास ये रिपोर्ट्स हैं। तादाद उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि अमरीकी फौजी गिरफ्तार किए गए हैं। अगर ऐसा है तो आपको आने वाले दिनों में इसकी वीडियो नजर आ जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको कंफर्म करूं कि जहां ईरान ने यह कहा था कि हम अरब ममालिक के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते, हम मादरत चाहते हैं क्योंकि हमें अटैक करना पड़ता है उस वक्त जब उनकी सरजमीन से हम पे अटैक होता है, तो गुज़िश्ता रात को दोबारा ईरान ने अटैक किया है। अब रात को लेट नाइट ये इंफॉर्मेशन आई कि ईरान ने बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और इराक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए। ये हमले उन बेसिस के खिलाफ किए गए जो गुज़िश्ता शाम ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे। जो अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए उनके ऊपर उन्होंने वापस अटैक कर दिया। अब देखें ना, इन अरब ममालिक की सूरत हाल यह है कि ये अमेरिका को मना कर नहीं सकते, इसराइल को रोक नहीं पा रहे। वो यहां से अड्डे इस्तेमाल करते हुए ईरान पे अटैक कर रहे हैं। उधर से ईरान वापस अटैक करता है तो ये माइंड करते हैं कि जी हमारी सरजमीन पे अटैक क्यों हो रहा है। ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। अब इसमें पूरा रीजन जल के खाक हो सकता है अगर होश के नाखून इन लोगों ने ना लिए। अमेरिका तो वापस चला जाएगा अपने फौजी लेके, अपने बहरी जहाज लेके। खंडर तो ये इलाका बन जाएगा, नुकसान तो इस इलाके का हो जाएगा। आज यूएई से बेशुमार बिजनेसमैन वो निकलना चाहते हैं, लोग अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं। एक एक फ्लाइट का लोग 2-2, $2.5 लाख भी दे रहे हैं कि हमें यहां से किसी तरह निकाल दो। लोग निकलना चाहते हैं फौरी तौर पे। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने चढ़ाई कर दी बरतानिया के ऊपर। हैरत अंगेज लग रहा है ना आपको? इनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात होते थे, बरतानिया सबसे मजबूत इत्तेहादी था। ट्रंप ने कहा द यूनाइटेड किंगडम आवर वंस ग्रेट अलाई मे बी द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल, यानी हमारा सबसे बेहतरीन और अजीम साथी था बरतानिया। उसने कहा जी फाइनली उसने बहुत संजीदगी से सोचने के बाद 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है मिडिल ईस्ट में भेजे हैं। दैट्स ओके प्राइम मिनिस्टर स्टेमर, ठीक है वजीर आजम स्टेमर, वी डोंट नीड देम एनी लॉन्गर, हमें उनकी जरूरत नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया लंदन को, बरतानिया को। यानी बरतानिया ने यहां से हथियार भेजे और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसे याद रखेंगे। वी डोंट नीड पीपल दैट जॉइन वॉर आफ्टर वी हैव ऑलरेडी वन। हमें आप लोगों की जरूरत नहीं है उस वक्त जब हम ऑलरेडी जंग जीत चुके हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए बाकी ममालिक, चाहे यूरोप है चाहे बरतानिया है, ये और भी बहुत सारे मुल्क हैं, वो इस लड़ाई में क्यों नहीं उतर रहे? वो सारे ये जानते हैं कि इंसानों ने जितने खतरनाक हथियार बना लिए दूसरी जंगी अजीम के बाद, और जिस तरह रशिया और चाइना साथ खड़े हैं ईरान के, ऐसी सूरत हाल में अगर वो इस जंग का हिस्सा बनेंगे तो उनके मुल्क के ऊपर भी इसका रद्देअमल आएगा। और वो एक ऐसी जंग शुरू नहीं करना चाहते जिससे पूरी की पूरी इंसानियत तबाह हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप का मसला और है, उनका पूरा का पूरा करियर और हर चीज दांव पे लगी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप या तो ऐवान सदर में रहेंगे या जेल में जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। उनका मुआखजा तो पक्का है, वो अपने मुंह से कह चुके हैं मेरा मुआखजा होगा। और मिड टर्म इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के इम्कान है ही नहीं, बहुत बुरे हालात हैं। वो न्यूयॉर्क का मेयर नहीं जीत सके, ममदानी वहां पे इलेक्शन जीत गए। तो डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन तो समझ आ रही है। नेतन्याहू भी मुजरिम है, उनके ऊपर इसराइल के अंदर भी मामला हैं। वो चाहते हैं उनको सदारती माफी मिल जाए, उसके लिए वो सिफारिशें भी करते रहते हैं। तो इनके हालात बड़े पतले हैं, इनकी लड़ाई तो समझ आ रही है, लेकिन यूरोप और बरतानिया अपने आप को इस हलाकत में डालना नहीं चाहता, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जितने खौफनाक हथियार इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं वो पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। अब नाज़रीन, एक आखिरी खबर मैं आपको देता हूं, और यह भी पाकिस्तानी हुक्मरानों की ढिठाई और बेशर्मी है। पाकिस्तान का जो वजीर आजम है और जो उनकी टीम है वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि आलमी सतह पे
सारे मुल्कों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसलिए हमने भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब मैं आपके सामने हकायक रखता हूं मुल्कों के साथ साथ कि जंग से पहले और जंग के बाद किस किस मुल्क में पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ी है। पाकिस्तान में 266 से 321 तक पहुंची है, यानी ये जंग से पहले और जंग के बाद एक हफ्ते का डाटा है। इंडिया में 1 रुपया भी कीमत नहीं बढ़ी। बांग्लादेश में 5 रुपए कीमत बढ़ी है, यानी 125 का था 130 का हो गया। अफगानिस्तान में कीमत नहीं बढ़ी, उतने का ही है। नेपाल में 4 रुपए कीमत बढ़ी है, 186 का था 190 का हो गया। श्रीलंका में 365 का था, ये श्रीलंकन पैसे हैं, 370 का हो गया, यानी 5 रुपए वहां पे बढ़े हैं। तुर्की में 41 लीरा का था, 43 लीरा का हो गया, यानी 2 रुपए उनके बढ़े हैं। और ईरान के अंदर जो है वो बहुत ही थोड़ी सी कीमत बढ़ी है। सऊदी अरब में बहुत माइनर थोड़ी सी, यानी डॉलर्स के अंदर अगर आप लें तो सऊदी अरब में 0.62 डॉलर के ऊपर मिलता था, 0.66 डॉलर पे मिल रहा है। यूएई में भी बहुत ही कम कीमत बढ़ी है। इसी तरह से चाइना के अंदर ना होने के बराबर बढ़ी है। यूके के अंदर 1.78 अमेरिकी डॉलर, अब ये पहुंची है 1.85 अमेरिकी डॉलर, बहुत ही माइनर सी। जर्मनी के अंदर 1.82 से 1.89, बहुत ही मामूली सी, यानी पाकिस्तानी रुपयों में चंद रुपए बनते हैं, चंद रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपयों में अगर आप इसका अंदाजा लगाएं तो। जबकि अमेरिका के अंदर 0.85 डॉलर, यानी $1 से कम में पहले मिलता था, अभी भी $1 से कम में मिलता है, 0.90। यानी इन सब ने जो कीमत बढ़ाई 5 से 10 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, 5 से 10-12 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। इन सब ने जो कीमत बढ़ाई है अपने अपने मुल्कों में, और हमने कितनी बढ़ाई? 55 रुपए। बाकी दुनिया की निस्बत 5 गुना ज्यादा पैसा हमने वसूल किया पाकिस्तानियों से। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। हुए थे उस दिन कहां खड़े थे, और आज इतनी लंबी कैद गुजारने के बाद कहां खड़े हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि जितने भी लीडर गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होने के बाद उनके मौक़िफ़ में लचक आती है। उनकी जो पार्टी है वो भी अपनी मौक़िफ़ के अंदर लचक लेकर आती है, और वो कोशिश करते हैं पहले हमारा लीडर बाहर आ जाए, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। पहली प्रायोरिटी होती है लीडर को बाहर लाना। लेकिन इमरान खान साहब की ये प्रायोरिटी है ही नहीं। वो अपनी पार्टी को भी कहते हैं कि अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट जाओ, और खुद वो कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जेल में हूँ, चाहे मैं 500 दिन हूँ, चाहे 500 साल हूँ। अब यहां जब आप इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट सुनते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो 7 चीजें इमरान खान साहब ने बयान की हैं जिनके ऊपर वो एक कदम भी पीछे हटने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए। जो उनका स्टेटमेंट है वो मैं आपको एज इट इज बताता हूं। इमरान खान साहब के ट्विटर से उसको शेयर भी किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडियाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम। तहरीक इंसाफ ने हमेशा आईन और कानून के मुताबिक जिद्दोजहद की है, मगर मुल्क पर मुसल्लत माफिया हमेशा आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम और अंडर ट्रायल असीरान की रिहाई हमारे जायज़ मुतालबात हैं। ये वो 2 मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब ने कहे थे कि मैं अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक को रोकूंगा, अगर आप ये मुतालबात मानते हैं तो फिर मुज़ाकरात उसके बाद होंगे। मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मुअख्खर कर रहा हूं। इस दौरान तहरीक इंसाफ के खदोखाल और टाइम लाइन का फैसला करूंगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना जरूरी हो चुका है। अब सिविल नाफरमानी की तहरीक पे बहुत तनकीद हो रही थी। इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर कई लोग जो है वो इसके ऊपर पूरी तरह आवाज नहीं उठा रहे थे। लोग डरे हुए थे, और इमरान खान की पार्टी के लोगों को ब्लैकमेल भी किया गया। ये कहा भी गया कि देखें आप हैं तो पाकिस्तानी, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप पाकिस्तान के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। ये सवाल उठाया गया। अब इस पे इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि हमें क्यों ये तहरीक चलानी पड़ रही है। तो ये 7 वजूहात हैं जो इमरान खान साहब ने बताई हैं। नंबर 1, 2023 में लंदन प्लान के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन आईन के बरखिलाफ 90 दिन के अंदर नहीं कराए गए, क्योंकि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को खत्म करना मकसद था। पहली वजह उन्होंने बताई कि हमारे साथ पहली ज्यादती जो बड़ी हुई, अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी हुकूमत कैसे गिराई गई, वो उसके बाद 2023 में आए। उन्होंने कहा जी हमारे इलेक्शन ही नहीं करवा रहे थे, ये 90 दिन आईन और कानून कहता है, इन्होंने आईन और कानून तोड़ दिया, इलेक्शन नहीं करवा रहे थे कि पीटीआई का पहले सफाया करो। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि 9 मई से पहले ही मुझ पर 140 से जायद मुकदमात बना दिए गए। रेंजर्स ने मुझे इस्लामाबाद से अगवा किया,
जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसके तहत हमारे लोगों को गिरफ्तार करना मकसद था। 10,000 अफराद को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में जेलों में डाल दिया गया। हमारे कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, उनके खानदानों को हिरासा किया गया, उनको अदालतों से जमानत मिलते ही किसी नए झूठे पर्चे में गिरफ्तार कर लिया जाता। मेरे अगवा से लेकर कारकुनों पर तशद्दुद, गिरफ्तारियां, सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी था। इस जुल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हुकूक की इन बदतरीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस तक न लिया। कादी फायद ईसा हुकूमत के साथ मिला हुआ था। 1971 के बाद कभी किसी पार्टी पर इस तरह का रियासती जबर नहीं किया गया। नंबर 3 पे इमरान खान साहब ने बताया कि तमाम गैर कानूनी और गैर जमहूरी हरबों के बाद उनको गलतफहमी थी कि 8 फरवरी को तहरीके इंसाफ इलेक्शन नहीं जीत सकती। सिकंदर सुल्तान राजा और कादी फायद ईसा ने मिलकर पार्टी निशान छीना जो पार्टी को बैन करने के मुतरादिफ था। हमारे उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया। 3 उम्मीदवारों को जबरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया गया। चौथी ऑप्शन का बंदा खड़ा हुआ, आप अंदाजा कर लें। फिर चौथी चीज इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उनको इंजीनियरिंग के जरिए इलेक्शन जीतने का इस कदर यकीन था कि नवाज शरीफ अपनी विक्ट्री स्पीच भी तैयार कर चुका था, लेकिन तकरीर से पहले उनको पता चल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई है। फिर उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन फ्रॉड किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस फ्रॉड को कंफर्म किया और गवाही दी, लेकिन उस पर भी निजाम इंसाफ खामोश रहा और कोई नोटिस ना लिया। नंबर 5, इस रिजीम चेंज के बाद के 2.5 सालों में यूं तो इंसाफ के निजाम पर कब्जे के लिए हर जाबराना और गैर इखलाकी हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया। अपनी मर्जी के जज लगाने के लिए आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। इस तरमीम की मंजूरी के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए वो भी एक मजायका खेज दास्तान है, लेकिन इस सारे मामले पर भी ना अदलिया ने कोई नोटिस लिया, ना रियासत का चौथा सतून समझे जाने वाला मीडिया इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की इखलाकी जुर्रत कर सका। नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के बावजूद तहरीके इंसाफ को आज तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। ये ना सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि अवामी फैसले की तौहीन और जमहूरियत पर शब खून भी है। नंबर 7, 26 नवंबर को हमारे पुरअमन और निहत्ते सियासी कारकुनों पर गोलियां बरसाई गईं। हमारे कारकुनान मुकम्मल तौर पर पुरअमन थे।